आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताऊंगा वो केस मर्डर एंड मिस्ट्री है। पुलिस आज तक वो केस सोल्व नहीं कर पाई। आया कानू नाम का एक बंदा था जो सिंगापुर में रहता था, पर एक रात को वो अपने घर से गायब हो जाता है। फिर अगले ही दिन उसकी बीवी उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने जाती है पुलिस स्टेशन में। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। 4 साल तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद पुलिस को कोई क्लू भी नहीं मिलता उसका, वो मर गया या जिंदा है, वो बंदा गायब कहाँ हुआ है। तब अचानक से एक दिन पुलिस को कहीं से पता चलता है कि वो बंदा मिसिंग नहीं, उसका मर्डर हुआ है। कि उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके करी में पका के खुद भी खाए हैं और मोहल्ले वालों को भी खिलाए हैं। और यहाँ तक कि पुलिस को उन किलर्स के बारे में भी पता चल जाता है और पुलिस उनको अरेस्ट भी कर लेती है और वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ उन्होंने ही मर्डर किया है। तब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। क्योंकि 4 साल बीत चुके थे इसलिए पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता और तब पुलिस उनको कोर्ट में पेश करती है। और तब एविडेंस की कमी के कारण जज उन्हें बाइज्जत बरी कर देता है। इस केस को 41 साल हो गए हैं पर पुलिस अभी तक ये केस सोल्व नहीं कर पाई कि वो बंदा मर गया या फिर वो जिंदा है। ये केस टर्न एंड ट्विस्ट से भरा हुआ है। सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। 1983 सिंगापुर में एक पुअर फैमिली रहती थी। हस्बैंड का नाम आया कानू था जिसकी उम्र 34 साल थी। उसकी वाइफ का नाम नगराता था और उनके 3 बच्चे थे। आया कानू सिंगापुर के चर्च में केयर टेकर का काम करता था और उसकी फैमिली उसी चर्च के कॉटेज में रहती थी और उनकी ठीक ठाक ही ज़िंदगी चल रही थी। पर अचानक 8 दिसंबर 1983 में आया कानू की वाइफ पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने जाती है और बताती है आया कानू 6 दिन से घर पे नहीं आए। पहले तो पुलिस ये पूछती है कि 6 दिन बाद ही क्यों मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई। तब आया कानू की वाइफ नगराता बताती है कि मुझे वो बोल के गए थे जहाँ मैं जा रहा हूँ मुझे आने में कम से कम 3 से 4 दिन लग सकते हैं, पर 6 दिन बीत चुके थे और आया कानू घर नहीं आए थे। इसलिए मैं पुलिस कंप्लेंट आ गई उनकी पुलिस कंप्लेंट लिखवाने। फिर पुलिस नगराता से ये पूछती है कि आपके हस्बैंड आपको बोल के क्या गए थे। तब वो बताती है आया कानू कसिनो गए थे जुआ खेलने और अभी तक घर वापस नहीं लौटे। तब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और दिखावा करने के लिए हर जगह आया कानू की मिसिंग फ़ोटो लगवा देती है। मैं दिखावा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पुलिस पहले 24 घंटे में इस मिसिंग केस को लेके बहुत एक्टिव थी, पर जैसे ही 24 घंटे बीत जाते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्लो हो जाती है। एक तरह से मतलब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक देती है। एक तो ये फैमिली बहुत गरीब थी और आपको तो पता ही है गरीबों को वैसे भी कोई सीरियसली नहीं लेता, और दूसरा ये पुलिस को कोई लीड भी नहीं मिल रही थी इसलिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक देती है। इसी बीच उसकी वाइफ नगराता भी पुलिस स्टेशन जाती रहती है केस का अपडेट लेने के लिए, पर पुलिस के पास भी तो कुछ होना चाहिए उसको बताने के लिए। इसलिए कुछ टाइम जाने के बाद उसकी वाइफ भी पुलिस स्टेशन जाना बंद कर देती है। ऐसे ही 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल बीत जाने के बाद और इस वक्त आया कानू के गायब हुए 4 साल बीत चुके थे। पर अचानक एक चमत्कार होता है। 9 जनवरी 1987 को सिंगापुर के डिटेक्टिव को जो इस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनको पेजर पे मैसेज आता है। और इस वक्त कोई फ़ोन तो होते नहीं थे इसलिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे को मैसेज करने के लिए पेजर पे मैसेज करते थे। तो इस डिटेक्टिव को उसके मुखबिर का मैसेज आता है। वो मिलने के लिए बोलता है। उसके पास आया कानू मिसिंग केस से रिलेटेड बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, पर मुखबिर जो डिटेक्टिव को बताता है आया कानू मिसिंग केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन बहुत शॉकिंग थी। इसलिए डिटेक्टिव भी वो इन्फॉर्मेशन सुन के शॉक हो जाते हैं और यही बोलते हैं इस इन्फॉर्मेशन पे कोई बिलीव ही नहीं करेगा। आखिर मुखबिर ने डिटेक्टिव को क्या बताया जो सुन के वो भी शॉक हो गए। मुखबिर बताता है दिसंबर 1983 में जो बंदा गायब हुआ था असल में वो गायब नहीं हुआ था, उसका मर्डर हुआ था। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर जो वो आगे बताने वाला था वो थी अपने आप में शॉकिंग बात। वो बताता है आया कानू का 3 लोगों ने मिलके पहले तो मर्डर किया, उसके बाद उसकी डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए, कुछ तो पॉलीथीन में भर के सिंगापुर के सुनसान इलाके में फेंक दिए और बाकी के बचे पार्ट करी बना के पहले खुद खाए और मोहल्ले वाले को खिलाए, ये बोल के कि आज हमने नई डिश बनाई है। और कम से कम वो करी 40 लोगों के लिए बनाई थी। मतलब जैसे चिकन करी बनाते हैं
वैसे ही पहले उसकी बॉडी पार्ट काटे और फिर सब्जी में पकाए और यहाँ तक कि उन्होंने चावल भी बनाए और वही बॉडी करी चावल के साथ मिला के पहले खुद खाए और फिर मोहल्ले वालों को खिलाए। ये अपने आप में ही दिल दहलाने वाली इन्फॉर्मेशन थी। मतलब कैसे वो इंसान नहीं जानवर थे और यहाँ तक कि जानवर भी उनके लिए छोटा वर्ड है। जैसे मैं और आप शौक है वैसे ही डिटेक्टिव भी शौक थे और विश्वास करने को रेडी नहीं थे। पर मुखबिर बोलता है ये इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट है और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तब डिटेक्टिव भी बिलीव कर लेता है और तुरंत थोड़ी सी भी देरी ना करते हुए वो डिटेक्टिव सीआईडी ऑफिसर्स के पास जाता है और यही इस केस से रिलेटेड सेम इन्फॉर्मेशन उनको भी बताता है और सीआईडी ऑफिसर भी शॉक हो जाते हैं कि मतलब कैसे एक इंसान को काट के कोई खा सकता है। पर डिटेक्टिव बोलता है मुझे अपनी मुखबिर पे विश्वास है। तब सीआईडी ऑफिसर डिटेक्टिव को अपने स्तर पे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलते हैं क्योंकि एक तो ये केस बहुत पुराना था और पुलिस के पास कोई एविडेंस भी नहीं था। मतलब इस वक्त ये बस एक थ्योरी थी और वैसे भी सीआईडी ऑफिसर के पास बहुत सारे न्यू करंट केसेस थे। फिर डिटेक्टिव अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। पहले वो आया कानू की वाइफ नगराता को इंटेरोगेट करता है और उसी के साथ 30 लोगों को और इंटेरोगेट करता है और डिटेक्टिव को जैन में ये इन्फॉर्मेशन मिली थी और पूरा फरवरी इनको इंटेरोगेट करने में निकल जाता है और उनको इंटेरोगेट करने के बाद डिटेक्टिव को कुछ तो इम्पोर्टेंट लीड मिलती है और तुरंत उस सीआईडी ऑफिसर के पास जाता है और बोलता है मुझे 8 लोगों पे शक है जो ये घिनौना क्राइम कर सकते हैं। पहला तो नगराता आया कानू की वाइफ क्योंकि डिटेक्टिव के पास स्ट्रॉन्ग रीज़न थे नगराता पे शक करने के लिए। पहला तो ये उसने 6 दिन लगा दी आया कानू की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए और दूसरा ये उसने झूठ बोला था कि आया कानू कसिनो गया था क्योंकि एक तो वो गरीब थे और उनका 3 वक्त के खाने का जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल था और तीसरा ये जब डिटेक्टिव ने पड़ोसियों से पूछताछ करी तब उन्हें पता चला जब अक्सर आया कानू ड्रिंक करता था तब अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़े करता था और यहाँ तक कि उसे मारता पीटता भी था। इसलिए नगराता के पास स्ट्रॉन्ग रीज़न था आया कानू का मर्डर करने के लिए और डिटेक्टिव को ये भी पता था कि नगराता ये सब तो अकेला नहीं कर सकती। तब डिटेक्टिव को ये पता चलता है कि नगराता के 3 जवान भाई थे और उनकी भी शादी हो चुकी थी। उनमें से एक भाई सिंगापुर के फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करता था और उसी की वजह से आया कानू और उसकी फैमिली को चर्च में कॉटेज मिल जाता है। और इस वक्त तक डिटेक्टिव की बस ये कि एक थ्योरी थी। डिटेक्टिव के पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था कि इन्होंने ही आया कानू का मर्डर किया था। तब सीआईडी ऑफिसर भी एग्री कर लेते हैं इस थ्योरी से और तब 27 मार्च 1987 को सीआईडी ऑफिसर उन सब के घर पे छापे मारते हैं इस आस में कि क्या पता कोई एविडेंस मिल जाए इस केस से रिलेटेड। पर पुलिस को उनके घर से कोई एविडेंस नहीं मिलता। फिर भी पुलिस उन 8 लोगों को अरेस्ट कर लेती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पहले तो नगराता और उसके 3 भाई और उनकी भी 3 वाइफ और नगराता की मदर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है उनको इंटेरोगेट करने के लिए। पहले तो ये सारे इनकार कर देते हैं कि हमने कुछ नहीं करा। फिर पुलिस इनको 10 दिनों तक और इंटेरोगेट करती है इसी आस में कि क्या पता कोई तो मुंह खोले, पर कोई मुंह नहीं खोलता और पुलिस भी इनको ज़्यादा दिनों तक अरेस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था इनके खिलाफ और ना ही सीआईडी ऑफिसर को इनके पास वो मर्डर वेपन मिला। और वैसे भी सीआईडी ऑफिसर ने इनको थ्योरी के बेस पे अरेस्ट किया था। फिर भी सीआईडी ऑफिसर्स उनसे पूछताछ करते रहते हैं पर तब फाइनली उनमें से एक बंदा टूट जाता है और पुलिस के सामने एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है हाँ हमने ही मिलके आया कानू का मर्डर किया है। और तब वो रीज़न बताता है जब अक्सर आया कानू ड्रिंक कर लेता था उसके बाद वो नगराता को मारता पीटता था और ये बात नगराता ने हमको बताई। और तब ये बात सुन के तीनों भाइयों को गुस्सा आ जाता है और तब वो तीनों भाई उसी वक्त ठान लेते हैं आया कानू का मर्डर करने के लिए। इसके बाद नगराता के भाई आया कानू को घर बुलाते हैं उससे बात करने के लिए और आया कानू भी उनके घर चला जाता है उनसे बात करने के लिए। पर उसे कहाँ पता था ये उसकी आखिरी बात होने वाली है और उसका इतनी बेरहमी से मर्डर होने वाला था। पहले उन 3 भाइयों में से एक भाई ने आया कानू के सर पे बहुत ज़ोर से रोड पे वार किया और तब ये सारे मिलके आया कानू की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाते हैं। पहले ये मटन शॉप से बड़ा तेज़ धार वाला नाइफ लाते हैं। पहले ये आया कानू की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और हार्ड बोन को थैली में पैक करके सिंगापुर के सुनसान इलाके में फेंक देते हैं
और उसके बचे हुए पार्ट्स को बड़ी कढ़ाई में कुक करते हैं, मतलब एक चिकन की तरह कुक करते हैं, और कम से कम 40 लोगों जितना खाना बनाते हैं और उनको ये बोल के खिला देते हैं कि आज हमने न्यू डिश बनाई है, और ख़ुद भी खा लेते हैं। अब इस वक्त तक सीआईडी ऑफिसर्स को ये तो पता था कि आया कानू गायब नहीं, उसका मर्डर हुआ था, और उनके पास वो किलर्स भी थे जिन्होंने आया कानू का मर्डर किया था, और फिज़िकल एविडेंस नहीं था, और उनको कोर्ट में क्रिमिनल साबित करने के लिए फिज़िकल एविडेंस की ज़रूरत होती है। इसलिए एविडेंस के लिए पुलिस उनसे और पूछताछ करती है, और तब सीआईडी ऑफिसर्स एविडेंस ढूंढने में लग जाते हैं। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं, और तब 7 जून को 1987 को सीआईडी ऑफिसर्स पहली बार उन क्रिमिनल्स को कोर्ट में पेश करते हैं। सीआईडी ऑफिसर्स उन 3 भाइयों को मेन क्रिमिनल के रूप में पेश करते हैं, और उनकी 3 वाइफ नगराता और नगराता की मदर को एविडेंस मिटाने के रूप में पेश करती है। तब सीआईडी ऑफिसर्स अपनी साइड की स्टोरी रखते हैं, और जज भी सुन के शॉक हो जाते हैं, पर ऑफिसर्स के पास कोई एविडेंस नहीं था, और कोर्ट में एविडेंस की ज़रूरत होती है। इसलिए एविडेंस ना होने की वजह से जज ऑफिसर्स की स्टोरी को थ्योरी मान के रिजेक्ट कर देते हैं, और उन 8 लोगों को बाइज्जत बरी कर देते हैं। मतलब सीरियसली कैसा जस्टिस सिस्टम है। पर कहीं ना कहीं सब अपनी जगह ठीक थे, जज भी और ऑफिसर्स भी। तब सीआईडी ऑफिसर जज से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इन 5 लेडीज़ को तो बरी कर दो, पर इन तीनों को कस्टडी में ही रहने दो, क्योंकि इन तीनों में से एक ने तो एक्सेप्ट भी किया है ये क्राइम, और अगर आया कानू जिंदा होता तो अब तक वापस आ जाता, मतलब उसका मर्डर हो चुका है। और ये सुन के जज भी मान लेते हैं, उन 5 लेडीज़ को तो बरी कर देते हैं, पर उन तीनों को सीआईडी कस्टडी में रहने के लिए और उनको आगे इंटरोगेट करने के लिए बोलते हैं। तब सीआईडी ऑफिसर्स उन तीनों को इंटरोगेट करते हैं और एविडेंस ढूंढने में जुट जाते हैं। पर ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिलता, और मिलेगा भी कैसे। आया कानू के मर्डर को 4 साल बीत चुके थे, और इस वक्त तो सब कुछ डिकम्पोज हो चुका होगा। ऐसे ही 4 साल और बीत जाते हैं। 1987 से 1991 आ जाता है। ना पुलिस को वो बड़ी कढ़ाई मिलती है, ना ही वो मर्डर वेपन मिलता है, और ना ही आया कानू के कुछ बॉडी पार्ट्स जिससे ये कंफर्म हो कि आया कानू गायब नहीं, उसका मर्डर हुआ है। और इस वक्त ऑफिसर्स बहुत निराश थे और हार मान चुके थे, और वो तीनों भी कोर्ट से मांग करते हैं अगर कोई एविडेंस नहीं है तो हमें किस बेस पे इतने सालों तक अरेस्ट कर रखा है। तब जज उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको छोड़ने के ऑर्डर्स दे देते हैं, क्योंकि पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था, बस एक थ्योरी थी, और कोर्ट में थ्योरी नहीं चलती। 1983 और आज का दिन आया कानू का कुछ नहीं पता चला। आया कानू जिंदा है या फिर मर गया? इसी सवाल के साथ ये केस यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।